नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बैंकों की विभिन्न जमा योजनाओं के बारे में। आपको मालूम होगा कि बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की जमा योजनाएं या अन्य सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो जमा योजनाओं को जो बैंक के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इन्हें हम मोटे तौर पर 3 श्रेणी में बांटते हैं। इनको 3 श्रेणी में विभाजित करते हैं। पहला है मांग जमा राशि, दूसरा है मियादी जमा राशि और तीसरा है सम्मिश्र या लचीली जमा राशि। अब आइए इसमें देखते हैं कि कितने प्रकार होते हैं और क्या है ये जमा राशियां। मांग जमा राशि ग्राहकों द्वारा मांग किए जाने पर देय होती है। अब इसमें 3 कैटेगरी है, 3 तरह की जमा योजना है। एक है आपका चालू जमा योजना, दूसरा है बचत जमा योजना, तीसरा है मांग जमा योजना। जबकि मियादी जमा राशि में एक होता है सावधि जमा और दूसरा होता है आवर्ती या संचयी जमा। मियादी जमा ग्राहक और बैंक के बीच में एक सहमति या यूँ कहें कि एक निश्चित अंतराल के बाद दिया जाने वाला, रिटर्न किया जाने वाला जमा योजना है। दूसरा है सम्मिश्र या लचीली जमा राशि। इसमें मांग और मियादी जमा राशि दोनों के विशेष गुण होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में और भी डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये जमा राशि है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं चालू खाता के बारे में। चालू खाता कोई भी व्यक्ति या कारोबारी संस्था या अन्य संस्थान या सरकारी निकाय अथवा अन्य विभाग, अन्य समितियां, निष्पादकों, रिसीवरों या न्यासों द्वारा खोला जाता है। इसमें कोई भी सीमा नहीं होती है, आहरण की और जमा राशि रखने की कोई सीमा नहीं होती है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें आपको चेकबुक की सुविधा प्रदान की जाती है और ब्याज दर अर्जित नहीं होता है। जो आपका जमा राशि है उसके ऊपर में कोई भी ब्याज दर नहीं मिलता है। इस खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके खाते में 5,000 रुपया है और आपने कोई चेक काट के दे दिया 6,000 रुपये का, तो आपके खाते में तो सिर्फ 5,000 रुपया है, लेकिन आपने खाते में चेक काट दिया है 6,000 रुपया का, तो बैंक आपके इस 6,000 रुपये के चेक को भी भुगतान कर देगी। मतलब कि यहाँ पर आपको 1,000 रुपया का ओवरड्राफ्ट मिल गया। आपका ये पैसा नहीं है, बैंक का पैसा है, लेकिन बैंक आपको इसमें सुविधा दे रही है कि आप अपने निश्चित जो जमा राशि है उससे भी ऊपर आप निकाल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट की सुविधा। चालू खाते में निकासी या जो भी लेन देन हुआ है उसकी देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए बैंक एक निश्चित अवधि पर खाते का विवरण देता है। हो सकता है कि 1 माह में दे, हो सकता है कि 1 तिमाही में दे, है ना, लेकिन साधारणतः हर माह में खाता का स्टेटमेंट, है ना, जो विवरण होता है वो बैंक आपको देता है, प्रोवाइड करता है। इस खाते को खोलने के लिए साधारणतः बैंक बिना चेक किए हुए खाते को नहीं खोलता है। मतलब कि बैंक यह सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति या संस्था खाता खोल रहा है उनके ब्रांच में या बैंक में, वह किसी दूसरे बैंक से उधार न लिया हो। अगर वह उधार करता है किसी दूसरे बैंक का, जो खाता खोलने वाला बैंक है वो पहले उस उधारकर्ता बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेता है। मतलब कि बैंक से पूछता है कि अगर मैं इस व्यक्ति का खाता खोलता हूँ तो क्या आपको कोई आपत्ति होगी। अगर बैंक आपत्ति नहीं करता है तभी दूसरा बैंक चालू खाता खोलता है। बैंक जो खाता खोलने वाला बैंक है, चालू खाता खोलने वाला बैंक है, वह दूसरे बैंक को जहाँ से खाता धारक उधार करता है उसको एक निश्चित समय देता है कि इस समय के अंदर में ही आपको बताना है, अन्यथा हम यह मान के चलेंगे कि पर्टिकुलर या उक्त व्यक्ति का आपके बैंक में कोई खाता नहीं है। चलिए आइए हम बात करते हैं बचत खाते के बारे में। तो बचत खाता किसी व्यक्ति के द्वारा, अभिभावक के द्वारा या
जो 10 वर्ष आयु से अधिक के अवयस्क हैं या न्यास हैं, एचयूएफ है, उनके द्वारा खाता खोला जा सकता है। जनरली आप खाते से किसी भी अमाउंट का या किसी भी धनराशि का निकासी लेन देन कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा से ऊपर अगर आप निकासी करना चाहते हैं तो बैंक को पूर्व सूचना देना होता है, ताकि बैंक आपके लिए उतना धनराशि अपने शाखा में रखे और फिर आपको भुगतान कर पाए। इस खाते में प्रतिमाह या तिमाही आहरणों की संख्या या प्रतिदिन आहरण की राशि निश्चित होती है ना, उसके ऊपर में प्रतिबंध होता है कि आप इस अमाउंट से ज़्यादा या इतना अमाउंट से ज़्यादा आप निकासी नहीं कर सकते हैं। इस खाते पर ब्याज दिया जाता है और इस खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। खाता धारक को पासबुक प्रदान किया जाता है, जिससे कि खाता धारक अपने लेन देन की जानकारी रख पाएँ, अपना चेक कर पाएँ कि उनके खाते में कितना लेन देन हुआ है। इस बचत खाते के दो प्रकार हैं, एक है आपका चेकबुक सुविधा वाला खाता और एक है बिना चेकबुक सुविधा वाला खाता। चेकबुक सुविधा वाले खाते में क्या है कि आपको चेकबुक प्रदान की जाती है और उस चेकबुक के माध्यम से आप अपने खाते में लेन देन करते हैं। बिना चेकबुक वाले खाते में कोई भी चेकबुक प्रदान नहीं किया जाता है। खाता धारक बैंक में जाकर के पर्ची भर करके अपने पैसे को निकाल सकता है। तो ये दोनों में अंतर है। अगला जो स्कीम है, जो बचत खाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मूल बचत जमा खाता, मतलब कि BSBDA अकाउंट। इस BSBDA अकाउंट में न्यूनतम राशि रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप जीरो बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं और अधिकतम बैलेंस भी रख सकते हैं, इसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसमें एक समस्या यह है कि आप एक महीने में 4 निकासी से ज़्यादा नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग ATM को मिला करके या ब्रांच में जाकर के जो आहरण करते हैं, जो निकासी करते हैं, एक महीने में 4 से ज़्यादा नहीं होनी है। न्यूनतम सेवाओं पर आपको कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत तरह की बैंकिंग सेवाएं इसमें फ्री होती हैं, आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। यहाँ इस खाते में एक और लिमिटेशन है, एक और प्रतिबंध यह है, जो व्यक्ति मूल बचत बैंक जमा खाता खोलता है वह अन्य कोई भी दूसरा खाता नहीं खोल सकता है, चाहे वह उसी ब्रांच में या उसी बैंक में या किसी अन्य बैंक में कोई अन्य खाता नहीं खोल सकता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का मूल बचत बैंक जमा खाता सिर्फ एक ही हो सकता है और उसके पास सिर्फ एक ही खाता हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई अन्य खाता है और वह मूल बचत बैंक जमा खाता खोलता है, BSBDA अकाउंट खोलता है, तो उसके अन्य जो पहले से खाते चल रहे हैं उसे BSBDA अकाउंट ओपन करने के 30 दिनों के अंदर में बंद करना होता है। 30 दिनों के अंदर में बंद करना होता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने नाम से सिर्फ एक ही खाता रख सकता है और वो है BSBDA अकाउंट। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक बैंक में खुलवा लिया और दूसरे बैंक में कोई और अन्य खाता खुलवा लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह गलत होगा। दूसरा एक खाता है मूल बचत बैंक जमा खाता, जिसमें लघु कहते हैं, जिसको लघु खाता हम लोग बोलते हैं। दूसरा प्रकार का एक खाता है जिसको लघु खाता कहा जाता है। मतलब कि यह खाता वैसे लोगों के लिए है जिनके पास किसी भी प्रकार का पहचान पत्र नहीं है। इनके पास अपना पहचान पत्र नहीं है तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपना फ़ोटो लेकर के जाते हैं बैंक में। एक सादे कागज़ पर अपना फ़ोटो लगा करके अपना नाम पता लिखेंगे और बैंक फिर इन्हें अलाउ करता है खाता खोलने के लिए। तो इस तरह के खाता धारक या जो खाता खोला जाता है, इसे हम लोग मूल बचत बैंक जमा खाता BSBDA लघु अकाउंट कहते हैं। इस अकाउंट में आप किसी भी निश्चित समय में या किसी भी समय में 50,000 से राशि जमा नहीं कर सकते। मतलब आपके खाते का बैलेंस किसी भी समय 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में आपने जितना भी राशि जमा किया है, अगर उसको जोड़ा जाए
तो यह 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इस खाते से एक माह में आप 10,000 रुपया से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं इंक्लूडिंग एटीएम। तो इस मूल बचत बैंक जमा खाते में यह रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया गया है क्योंकि आपने बैंक को अपना पहचान पत्र, अपना एड्रेस वगैरह के बारे में कोई भी ठोस जानकारी नहीं दिया है। इस खाते में व्यक्ति 12 महीने तक लेन देन कर सकता है। 12 महीने के बाद आपको अपना पहचान पत्र जमा करना होता है। अगर आप जमा करने में सक्षम होते हैं तो बैंक क्या करता है, इस खाते को बंद करके आपको दूसरा खाता खोल के देता है। अगर आप नहीं जमा करते हैं तो इसमें खाते में लेन देन रोक दिया जाता है। और अगर आप सिर्फ यह भी जमा कर देते हैं कि हाँ हमने अपने पहचान के लिए आईडी के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी मिला नहीं है, तो बैंक अगेन फिर 12 महीने का आपको टाइम देता है। 12 महीने का आपको फिर टाइम देता है और 12 महीने के बाद मतलब कि टोटल 24 महीने के बाद बैंक फिर आपसे पहचान पत्र की मांग करता है और अगर आप जमा करने में असक्षम होते हैं तो बैंक इस खाते में लेन देन रोक देता है जब तक कि आप पहचान पत्र या एड्रेस प्रूफ वगैरह ला करके बैंक को नहीं देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सावधि जमा राशि। तो सावधि जमा राशि में व्यक्ति जो मूलधन जमा करता है उसके ऊपर एक सहमत ब्याज दर बैंक देती है और यह एक नियत परिपक्वता तारीख को दी जाती है। मतलब बैंक और ग्राहक के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ इतना ब्याज दर दिया जाएगा और इतने दिनों के बाद आपको जो पैसा है मूलधन और ब्याज दोनों वापस कर दिया जाएगा। तो सभी ग्राहकों के लिए जनरली ब्याज दर सामान्य होती है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक या एक निश्चित अवधि से अगर आप ज़्यादा जमा करते हैं तो उसके ऊपर में ब्याज दर अलग हो सकता है। जनरली वरिष्ठ नागरिकों को ज़्यादा ब्याज दर दिया जाता है। सावधि जमा की जो न्यूनतम अवधि है वह है 7 दिन और अधिकतम अवधि है 10 वर्ष। वैसी जमा राशि जो 6 माह या उससे कम है उसे अल्पकालिक जमा राशि या छोटी अवधि वाली जमा राशि कहते हैं। जमा राशि, इस सावधि जमा राशि जो जमा करते हैं तो बैंक आपको एक रसीद जारी करता है। उस रसीद में आपका नाम, मूलधन, फिर अवधि, ब्याज दर, जमा की तारीख और कब मैच्योरिटी है मतलब कि परिपक्वता कब है इत्यादि सभी प्रिंट करके देता है आपको कि पता रहे कि कब आपको पैसे मिलने वाले हैं। अगर आप इस सावधि जमा राशि को समय पूर्व से पहले बंद करते हैं, जितना आपने कमिटमेंट किया था, जितने समय के लिए यह जमा रखा गया था उससे पहले अगर बंद करते हैं तो 1% का शुल्क आपको देना पड़ेगा और वो 1% का शुल्क जितने समय आपने बैंक में एफडी रखा उसमें से माइनस होगा। मान लीजिए कि आपने कोई एक 10,000 रुपया 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए आपने बैंक में रखा और बैंक आपको बोलता है कि 1 वर्ष के लिए अगर आप जमा मेरे पास रखते हैं तो हम आपको 8% ब्याज दर देंगे। लेकिन आपने 9 महीने के बाद ही आप जाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि भाई मेरा एफडी जो है तोड़ के दे दीजिए। अब बैंक जो है 9 महीने के लिए मान लीजिए कि 7% ब्याज दर देता है। तो 9 महीने में आपने इस एफडी को तोड़वाना चाहते हैं तो बैंक 9 महीने में जो ब्याज दर रहेगा जो कि है 7%, उसमें से माइनस कर देगा 1% माइनस करके आपको 6% ब्याज दर की दर से आपके जमा 10,000 रुपया पर ब्याज दे करके 9 महीने में एफडी क्लोज करके आपको दे देगा। एक शुल्क लग जाता है अगर आप अपने कमिटेड डेट से पहले एफडी को तोड़ते हैं। बैंक इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। जनरली ओवरड्राफ्ट पर 2% ज़्यादा आपसे ब्याज चार्ज किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि 8% ब्याज दर बैंक आपको दे रही है 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के बाद या जब भी आप इस एफडी के ऊपर में
ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं तो बैंक आपसे कितना चार्ज करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। जनरली 2% ज़्यादा चार्ज करता है, तो 10%। चूँकि आपको 8% दे रहा है बैंक और यह आपसे 2% ज़्यादा लेगा, 10% बैंक चार्ज करेगा। इस तरह की डिपॉजिट में ब्याज की गणना जनरली तिमाही आधार पर होती है और ग्राहकों को मासिक या तिमाही या छमाही या वार्षिक आधार पर ब्याज अदा किया जाता है। अगला जो डिपॉजिट है वो है आवर्ती जमा राशि, या जिसको कि रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। यह जमा राशि जनरली 12 महीने से लेकर के 120 महीने तक के लिए खोला जाता है और इसमें वो सारी सुविधा है जो कि सावधि जमा राशि में होती है। अंतर सिर्फ इसमें इतना है कि सावधि जमा में एक मुश्त आप राशि जमा करते हैं, लेकिन आवर्ती जमा में हर महीने या फिर हर तिमाही में आप एक निश्चित डिपॉजिट आप जमा करते हैं। सावधि जमा में मान लीजिए कि आपने एक ही बार में 10,000 रुपया दे दिया ना, एक ही बार में आपने 10,000 दे दिया, ये सावधि जमा में। लेकिन अगर आवर्ती जमा करना चाहते हैं, चूँकि आपके पास एक समय में 10,000 रुपया नहीं हो सकता है, आप चाहते हैं कि हमारे पास भी 10,000 रुपया हो, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हर महीने 1,000 रुपया आप बैंक में जमा कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आवर्ती जमा। बाकी सारी सुविधाएं जो ब्याज दर है, ओवरड्राफ्ट सुविधा है, वो सारी चीज़ जो सावधि जमा में है वो सारा सुविधा यहाँ पर भी रेकरिंग डिपॉजिट में मिलता है, आवर्ती जमा में भी मिलता है। अगला एक जमा राशि है वो है सम्मिश्र जमा राशि या अथवा लचीली जमा राशि। इस तरह की जमा राशि में क्या होता है कि व्यक्ति अपने नाम से एक बचत खाता, एसबी अकाउंट या करेंट अकाउंट है ना, करेंट अकाउंट खोलता है या चालू खाता खोलता है और उस खाते में यह लचीली या सम्मिश्र जमा राशि की सुविधा दे दी जाती है। और इसमें एक निश्चित जमा राशि के ऊपर अगर जमा होता है तो ऑटोमेटिक ऊपर का राशि है वो एफडी में बन जाता है। जैसे कि आप समझिए, मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपया का एक अकाउंट ओपन किया और आपने कहा कि जब भी मेरे खाते में 25,000 से ऊपर जब बैलेंस हो जाए तो यह ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा वो एफडी में बन जाएगा। मान लीजिए कि 45,000 रुपया आपने जमा कर दिया किसी समय। अब इस खाते में क्या हो गया, 25,000 से ऊपर खाता चला गया है ना, और आपने कहा है कि 10,000 के मल्टीपल में है ना, 10,000 के गुणक में मेरा एफडी बन जाना चाहिए इस खाते में। तो 25,000 से ऊपर जब बैलेंस चला गया तो इसमें 10,000 के गुणक में कितना एफडी बन जाएगा, 2 एफडी बन जाएगा आपका। 25,000 के ऊपर में चला गया, 10,000 का 2 एफडी आपका बन जाएगा। जब भी इस खाते में बैलेंस कम होगा और निकासी करना जरूरी होगा तो ऑटोमेटिक जो लास्ट में एफडी बना है, जो एफडी लास्ट में बना है, हाल फिलहाल में बना है, वो ऑटोमेटिक टूट करके वापस खाते में आ जाएगा। तो यह सुविधा आपको मतलब ज़्यादा ब्याज अर्जित करने में लाभ देता है। बार बार एफडी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बार बार हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस तरह के एफडी में, इस तरह के जो डिपॉजिट है, इसमें आपको बैंक रसीद नहीं देता है क्योंकि यह आपके खाते से लिंक होता है और बार बार एफडी बन रहा होता है, टूट रहा होता है, तो उसके लिए आपको बैंक कोई रसीद नहीं देता है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम मतलब DICGC, यह आखिर है क्या? बैंक में आप जमा करते हैं जो भी राशि जमा आपने किया है, तो अगर मान लेते हैं कि बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया, फेल हो गया है ना, बैंक फेल हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका पैसा डूब जाएगा। तो आपके पैसे को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने एक योजना लाई जिसे कहते हैं निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC। मतलब कि बैंक अगर डूब जाता है, बैंक अगर दिवालिया हो जाता है, तो सरकार आपको 5 लाख रुपया कम से कम देगी। अगर आपका मान लीजिए कि 1,000 रुपया जमा है और बैंक फेल हो गया तो आपको सिर्फ 1,000 रुपया मिलेगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने 6 लाख रुपया जमा किया था, है
ना, 6 लाख रुपया जमा किया था, बैंक डूब गया तो बैंक आपको 5 लाख रुपया दे देगा। तो 5 लाख तक की गारंटी आपको सरकार देती है। पहले यह राशि 1 लाख हुआ करती थी, इसे बढ़ा करके इसे 5 लाख कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा विभिन्न प्रकार की जमा योजनाओं के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, संबंधियों के साथ भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, पास में जो घंटी है उसे भी दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।